क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करते हैं, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 पे अपने को क्या दिया हुआ है? राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए। राइट द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को पूछ रहा है, ठीक है। अब ए सेट पे कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है? ए सेट पे आपको कंडीशन क्या देके रखा है? एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ हुज डिजिट इज 8। मतलब 2 डिजिट नंबर अपने को बनाना है, लेकिन उसको जब आप सम करोगे किसके बराबर आना चाहिए? 8 के बराबर आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के साथ किसको जोड़ सकते हैं? 7 को। फिर उसके बाद में अपन 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के साथ किसको जोड़ सकते हैं? 3 से स्टार्ट करते हैं। फिर 4, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ। और कुछ हो सकता है क्या? कितना है? कौन सा? 8 और 0, 80। यस। तो कितना नंबर्स हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 8। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? अब यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर अपन बनाए, 1726354453627180। तो टोटल अपने पास कितने नंबर्स है? चेक कर लो। 8 नंबर्स है या नहीं है? हाँ या ना? तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक में हम ये स्क्रीन ऑन कर देते हैं। अरे अरे अरे, ऑन हुआ स्क्रीन? चेक करो, हो गया? दिखाई दे रहा है? ओके। ये था 7 का फर्स्ट पार्ट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत किसी को? सही है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? नेक्स्ट, नंबर 2 पे आपको क्या दिया हुआ है? अरे अरे अरे, ये कैसे हो गया? अभी ठीक है। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एक्स फॉर विच 30/x इज ए नेचुरल नंबर। फॉर विच 30/x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे चीज थोड़ा सा समझते हैं अपन, कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं। नेचुरल नंबर जब अपन बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली 30/x का डिविजिबिलिटी देख लो। 30 को 1 से अगर डिवाइड करते हैं, नंबर क्या आएगा? 30। तो ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। फिर इसके बाद 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 10। 30 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 30 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 6। 30 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। 10 से कर सकते हैं, कितना आएगा? 30 को फिर 15 से, कितना आएगा? 30 को 30 से, कितना टोटल नंबर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्डिनल नंबर कितना बन गया इसका? 8। बोलो, कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2 पे? चलो, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया? व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट एक्स वेर एक्स इज द लेटर इन द वर्ड चंडीगढ़? ठीक है। तो लेटर इन द वर्ड चंडीगढ़ के हिसाब से अगर हम लोग लिखे, तो सबसे पहले आप लिख लो सी, फिर लिख लो एच, फिर लिख लो ए, फिर एन, फिर डी, फिर आई, फिर उसके बाद जी, फिर इसके अंदर में ए है।
ए को क्या मैं दोबारा लिखूंगा? नहीं, बिकॉज ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। फिर है आर, आर अभी तक आया नहीं तो आर को लिख लो। फिर उसके अंदर में एच, एच को ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं तो दोबारा नहीं लिखूंगा। टोटल नंबर लेटेस्ट कितने हैं फिर मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 8। वाह, तीनों का आंसर 8 8 8। तो दिक्कत, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। कहीं पे भी कुछ इशू है तो अभी बता दो मेरे को। क्लियर है सबका? हाँ या ना? बोलो। नेक्स्ट आपके पास है ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपके पास दिया हुआ है ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले थोड़ा सा। पहला सवाल आपको दिया हुआ है 37 डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, 37 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स हैज एग्जैक्टली टू पॉजिटिव फैक्टर्स। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली 37 को। ठीक है ना? एक्स के दो फैक्टर्स होंगे। 37 खुद क्या है? एक तरीके का प्राइम नंबर है। 37 खुद क्या है? एक तरीके का प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। तो मतलब एक होगा 37 और एक होगा 1, मतलब ये बना मेरा सेट। दिस इज योर सेट। ठीक है, अब एक बात मेरे को बताओ, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या 37 बिलोंग्स टू एक्स? हाँ या ना? लिख सकता हूं? बिकॉज ऑब्वियस सा बात है 37 इस एक्स सेट का एक एलिमेंट है और एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डज नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ या ना? क्लियर है सबका? नेक्स्ट नंबर 2, 35 बिलोंग्स टू बोला है इसमें। ठीक है ना? 35 बिलोंग्स टू x says that x has exactly 4 positive factors। तो अब एक बात बताओ, मैं 35 के रेस्पेक्ट में फैक्टर्स लिखता हूँ। 35 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? एक हो सकता है 5, एक हो सकता है 7, एक हो सकता है 35 खुद, और एक होगा 1। 5 7 35 1, ये हो गया इसका फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हो गए टोटल? 4 फैक्टर्स। तो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है? हाँ या ना? तो इसका मतलब ये कंडीशन आपका क्या हो गया? ट्रू। कोई दिक्कत? नेक्स्ट नंबर 3, ये गजब का सवाल है। 496 belongs to 496 belongs to y. The sum of all positive factors of y should be what? 2y. The sum of all positive factors of y should be what? 2y। अब यहाँ पे चीज को पहले समझो। सबसे पहले 496 का 496 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मतलब 496 का टोटल फैक्टर्स कितना होगा पहले वो लिखना अपने को। ठीक है ना? तो पहले ये देखते हैं 496 का फैक्टर्स कितना होगा। 496 को 2 से डिवाइड करो, कितना होगा? 496 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 248। फिर 2 से डिवाइड करो, कितना होगा? फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, और कुछ होगा क्या? और लास्ट में जाके क्या आएगा? 1 आएगा एक तो। ठीक है, तो बेसिकली अगर यदि हम फैक्टर्स इसका लिखने के लिए जाए, 496 का फैक्टर्स अगर हम लिखने जाए तो मेरे पास क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है? एक होगा 1, एक होगा 31, ठीक है ना? फिर एक होगा 2। अब आप लोग इसमें से नोटिस करो कैसे कैसे करना। देखो 31 1 ये समझ में आ रहा सबको? ये कैसे लिखा मैंने? ठीक है, उसके बाद में एक नंबर लिख लिया मैंने 2। ठीक है, अब आप क्या करो, 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। ऑब्वियस सा बात है 4 भी इसका फैक्टर होगा, तो यहाँ पे आप नंबर लिख लो 4। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, इसका मतलब 8 भी इसका एक फैक्टर होगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 भी इसका फैक्टर होगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है? 16 अगर इसका फैक्टर होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं 62 भी तो इसका फैक्टर होगा, तो 62 भी लिख लो। 124 भी इसका फैक्टर होगा, 248 भी इसका फैक्टर होगा। चेक कर लो। ये जितने भी आपने नंबर्स लिखा है, चाहो तो दोबारा क्रॉस चेक करके देख लो, जितने भी नंबर्स आपने लिखा है ये सब 496 से डिविजिबल है या नहीं है, चेक कर लो एक बार।
हाँ या ना? अब एक आखिरी नंबर मिस हो रहा है, कौन सा नंबर है वो? 496। खुद चेक कर लो। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, ये सारे फैक्टर्स हम लोगों ने लिख लिया, अब दोबारा एक बार क्वेश्चन को पढ़ो क्या दिया हुआ है। अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है 496 belongs to y such that the sum of all positive factor of y is 2y। इसका मतलब ये जितने भी आपके पास पॉजिटिव फैक्टर्स है, जितने भी आपके पास पॉजिटिव फैक्टर्स है, इनका आपको क्या करना है? सम करना है। समझ में आया? 1+31+2+4+8+16+62+124 +248+496, इन सारे नंबर्स का आपको क्या करना है? सम करना है। जब आप इसको सम करोगे, ये किसके बराबर आना चाहिए? 496 इंटू टू, मतलब जो आपका नंबर है 496 उसका दुगना होना चाहिए, मतलब उसका ट्वाइस होना चाहिए। अब एक बार इनको सम करके देखो और 496 इंटू टू करके देखो, दोनों सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक करो एक बार फटाफट। चेक करो, करो, कितना टाइम लगेगा? तुम लोग के साथ साथ हम भी करता है। 8+6 14, 14+4 18, 18+2 20, 26, 26 और 8 34, 34 और 4 38, 40, 41, तो ये आ गया 2। फिर उसके बाद 9, 9+4 13, 13+2 15, 15+6 21, 22, 22, 22, 25 और 4 कैरेट था, ये हो गया 9। फिर उसके बाद 4 5 6 7 992 और 496 इंटू टू, 496 इंटू टू 992। 496 इंटू टू करोगे तो भी 992 आ रहा है। इन सारे नंबर्स को जब मैंने सम किया तो भी किसके बराबर आ रहा है? 992 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो कंडीशन आपको दिया हुआ है वो क्या है? कंडीशन आपके लिए क्या हो गया? बात समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए लास्ट सवाल इसका। ये लोग बोल रहे हैं अब इसमें 3 डज नॉट बिलोंग्स टू x such that x to the power 4 minus 5x cube plus 2x square minus 112x plus 11 plus 6 equal to 0। ठीक है? बोलता है कि 3 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। अब इसको चेक करने के लिए पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करो, ये जो आपके पास इक्वेशन पूरा दिया हुआ है, x की जगह 3 पुट कर दो। जब आप 3 पुट करोगे और देख रहे हो कि 0 और 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी आपके पास 0 है, इफ बोथ आर इक्वल दैट मींस 3 इसको बिलोंग कर रहा है। अगर दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब 3 इसको बिलोंग नहीं करता है। और 3 अगर इसको बिलोंग नहीं करता, कंडीशन बन जाएगा ट्रू। 3 इसको बिलोंग करता तो कंडीशन बन जाएगा फॉल्स। चेक करो फटाफट। 3 to the power 4 minus 5 into 3 to the power 3 plus 2 into 3 to the power 2 minus 112 into 3 plus 6। बताओ आंसर क्या आ रहा है? एट्टी वन, 135, 3 स्क्वायर 9, 9 2 18, 112 into 3, 336 plus 6 होगा 81 minus 125 plus 18 minus 336, कितना आ रहा है? 316, 316 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, आया ना?
तो इसका मतलब 316 डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो। 316 जीरो के बराबर नहीं है। तो क्लियर है कि जो 3 है वो इस पूरा इक्वेशन का फैक्टर नहीं हो सकता। मतलब जो आपको कंडीशन दिया हुआ वो क्या है, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबका, हाँ या ना? क्लियर सबका? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आपके पास सवाल है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट इनटू फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इनफाइनाइट है कौन सा फाइनाइट है ये अपने को बताना है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को, और वहां पे कंडीशन बोल दिया x लेस देन 5 है। तो एक बात मेरे को बताओ, जब हम लोग इंटीजर के बारे में बात करते हैं तो इंटीजर पे क्या आता है, सारे नेगेटिव वैल्यूज, सारे पॉजिटिव वैल्यूज, एज वेल एज जीरो ऑल्सो। क्लियर ये चीज? तो x लेस देन 5 है, इसका मतलब ये सारे नंबर्स इसके पास हो सकते हैं 4, ठीक है, 4 3 2 1 0 -1 पे चलते जाएगा। ये जो नंबर है ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले, तो ये सेट क्या बन गया फिर, इनफाइनाइट सेट। सो दिस विल बी योर व्हाट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है। x says that x belongs to whole number और x is divisible by 4 and 9। इसके बारे में बताओ क्या होगा। x says that x belongs to whole number, x is divisible by 4 and 9। तो खुद सोचो एक बार, होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, जीरो से लेके इंफिनिटी तक चलते जाता है। अब डिविजिबल बाय 4 एंड 9 वाले तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, इतने नंबर्स हो सकते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो क्या बन जाएगा आपका, इनफाइनाइट। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अगला सवाल, x says that x is an even prime number greater than 2, greater than 2 क्या होगा, x says that x is an even prime number greater than 2 है। इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, वैसे तो इवन प्राइम नंबर तो खुद इटसेल्फ है। सर टू को छोड़ के तो और कोई इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। दिस विल बी जीरो, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, 5 होगा मतलब। आया बात समझ में? दिस सेट विल बी योर व्हाट, फाइनाइट सेट। इसमें कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आया ना? बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये आपके पास सिचुएशन क्या आ गया, 5। 5 अगर है तो इसका मतलब सेट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट। चलिए अगला सवाल, x says that x belongs to natural number and x is a factor of 84। देखो अब यहाँ पे लिमिटेशन दे दिया, ठीक है ना। एक तो बोल दिया x इज ए फैक्टर ऑफ 84, ऊपर से बोल दिया नेचुरल नंबर। जब लिमिटेशन अपने पास है तो ऑब्वियस बात है ये सेट कौन सा होगा, फाइनाइट सेट होगा। बिकॉज 84 का फैक्टर जो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, बिकॉज नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, तो आंसर कितना होगा इसका, फाइनाइट। अगला नंबर 5 आप बताओ क्या होगा। एक्स, हाँ, क्या चीज, मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ है तो वो जीरो के हिसाब से काउंट होगा, कार्डिनल नंबर जीरो हो गया उसका, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ नहीं है मतलब जीरो हो गया फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, x says that x is a 2 digit number sum of whose digit is 12। बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ हाँ, फाइनाइट, फाइनाइट होगा ना इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट। नेक्स्ट, x says that x belongs to whole number, 3x minus 7 less than equal to 8। 3x minus 7 लेस देन इक्वल टू 8, बेसिकली क्या हो गया, 3x लेस देन इक्वल टू व्हाट, 15। आया ना, x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 5। 15/3 कितना होता है, 5। अब कंडीशन पे आ जाओ फिर से, x किसको बिलोंग कर रहा है,
होल नंबर को। तो होल नंबर अपने को बहुत अच्छे से पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए वैल्यूज क्या होगा, 0 1 2 3 4 और 5, इतने ही नंबर्स हो सकते हैं। तो इतने नंबर्स अगर है तो सेट क्या हो गया, फाइनाइट। नेक्स्ट नंबर 7 का बताओ, 7 का बताओ क्या होगा। 7 में बोल रहा है कि x सच दैट x इक्वल टू 5n, ठीक है, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ में बोल दिया कि x का वैल्यू 20 से कम होना चाहिए। लो कंडीशन डाल दिया बीच में। तो जब कंडीशन डाल दिया बीच में तो वैसा बात है क्या होगा, फाइनाइट। 8 का बताओ, सेम क्वेश्चन। 8 पे क्यों बदल गया, 8 पे बदला इसलिए बिकॉज यहाँ पे क्या दे दिया, इंटीजर। इंटीजर का जब बात करेगा तो इंटीजर पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज भी आते हैं, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट करने गया, नेगेटिव वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे पुट करने के लिए गया तो क्या सिचुएशन होगा, सारे के सारे नंबर्स 20 से तो छोटे ही होंगे। क्लियर ये चीज, ये क्या हो गया आपके लिए, इनफाइनाइट सेट। खत्म। नेक्स्ट नंबर 9। नंबर 9 पे क्या सिनेरियो होगा, x सच दैट x इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n प्लस वन, वेर n बिलोंग्स टू होल नंबर एंड n लेस देन इक्वल टू 10। बताओ क्या होगा, क्या होगा, फाइनाइट होगा। n बिलोंग्स टू होल नंबर, अच्छा, और 10 से छोटा ही तो है ना, कंडीशन डाल दिया, ठीक है, फाइनाइट। खत्म। बोलो कोई इश्यू इसके अंदर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट नंबर 10, ये तो बचपन का याद दिला देगा, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में आपको क्या दिया हुआ, पहला 1 2 3 6 12, 1 2 3 6 12, 1 2 3 6 12 किसके साथ मैच हो सकता है, फैक्टर ऑफ 12। ये लो मैच करवा दो इसको, ठीक है। 2 3 5, 2 3 5, प्राइम नंबर लेस देन 7, ट्यूसडे थर्सडे, वाह फटाफट आंसर आ रहा है इसका। 0 3 8 15, एन स्क्वायर माइनस 1, और 1 का क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। खत्म, इतना फटाफट हो गया ये, कोई दिक्कत इसमें। तो ये था अपना एक्सरसाइज 4, क्या है, 4 नहीं सॉरी 5, 5.1, 5.1 हुआ यहाँ पे समाप्त। किसी को किसी भी प्रकार का कोई इशू, सबको सब कुछ समझ में आया, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को। एक्सरसाइज 5.2 का पहला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। ए सेट पे आपको दिया हुआ 1 2 3 4 5, बी सेट पे आपको दिया हुआ है 2 3 4, सी सेट पे आपको दिया हुआ है 2 4 5। अब यहाँ पे आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। पहला सवाल आपको दिया हुआ है ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब खुद आप देखो, ए के पास है 5 एलिमेंट और बी के पास कितने हैं, 3 एलिमेंट। तो ए बी का सबसेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये आंसर क्या होगा इसका, फॉल्स, ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ सी, ए के पास 5 एलिमेंट है, सी के पास 3 एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। बी इज द सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल हो सकता है, बी के पास 2 3 4 है और ए के पास भी 2 3 4 है। क्लियर ये चीज, और साथ में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है, तो आंसर क्या होगा यार, ट्रू। बी इज द सबसेट ऑफ सी, ट्रू ना फॉल्स, बी इज द सबसेट ऑफ सी। बी के पास 2 3 4 है, सी के पास 2 4 5 है, सी के पास 3 नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स। सबसेट का कंडीशंस याद है ना सबको, सी इज द सबसेट ऑफ ए, ट्रू ना फॉल्स। सी के पास 2 4 5 है, ए के पास 1 2 3 4 5 है, सब कुछ है इसके पास, तो ये हो गया ट्रू। सी इज द सबसेट ऑफ बी, फॉल्स। बी इक्वल टू सी, हाँ हाँ ठीक है। इक्वल का कंडीशन क्या होता था, इफ देयर आर टू सेट्स, दोनों के पास सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, दोनों के पास क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स। और इक्विवेलेंट का कंडीशन क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम। इक्विवेलेंट का ये भी यूज करते हैं और ये भी यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो, फाइव इज द सबसेट ऑफ बी, बताओ बताओ बताओ,
फाइव इज द सबसेट ऑफ बी। भाई फाइव इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स बाय डिफॉल्ट, तो ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, ए इक्विवेलेंट टू, हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 6 में सी के पास 5 है बट बी के पास नहीं है, और हाँ, बी के पास 3 है। इक्विवेलेंट होंगे ना वो। क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 तो सबसेट का दिया हुआ है ना, क्वेश्चन सॉरी नंबर 7th में। 7 में। तो 7 में आपको दिया हुआ है इक्वल, क्वेश्चन इक्वल का है, इक्विवेलेंट का नहीं है। इक्वल के लिए अपन कंडीशन क्या पढ़ा था, अगर आपके पास सोचो ए सेट है जिसपे 1 2 3 है, ठीक है, तो आपके पास दूसरा एक बी सेट होना पड़ेगा जिसके पास भी सेम एलिमेंट होना पड़ेगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट देयर शुड बी सेम एलिमेंट्स। अब इस केस के अंदर आपके पास बी के पास है 2 3 4 और सी के पास है 2 4 5, तो कौन सा एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, 5 और 3 मैच नहीं कर रहा ना। बात समझ में आया। इक्वल नहीं होगा, बट अगर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन होता है, इक्विवेलेंट होता, इक्विवेलेंट पे कंडीशन होता है देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे बी के पास 3 एलिमेंट है और सी के पास भी 3 एलिमेंट है, तो बी और सी एक दूसरे पे इक्विवेलेंट हो सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी इक्वल। क्लियर। हाँ सर। नेक्स्ट, नंबर 9, ए इक्विवेलेंट टू बी, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ए के पास 5 एलिमेंट है और बी के पास 3 एलिमेंट है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट, बी इक्विवेलेंट टू सी, ये 100% होगा, बी के पास 3 एलिमेंट है, सी के पास भी 3 एलिमेंट है, तो ये हो गया ट्रू। 11 नंबर, ए इक्विवेलेंट टू सी, ट्रू ना फॉल्स, फॉल्स। इतना इजी क्वेश्चन, देखो जैकपॉट है ना। क्या बोला, देगा नहीं क्या ऐसा, देगा देगा। हाँ, हाँ तो 1 मार्क्स आया ना तुम्हारा। हाँ, देख रहा है, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट नंबर 2, यूज अप्रोप्रिएट सिंबल, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट, सब यूज करो। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है 4-1 2 3 4, ये क्या होगा, बिलोंग्स टू। एक बात पहले हम डिक्लेयर कर देते हैं, सुन लो। अगर आपके पास ए सेट है, सोचो इसके पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 है, मेरे को एलिमेंट के रेस्पेक्ट में अगर दिखाना है, तो एलिमेंट के रेस्पेक्ट में मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगा, 3 बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दिया, ये गलत है। क्यों गलत है, तो बता सकता। हाँ, बिकॉज अगर मैं एक एलिमेंट पे ब्रैकेट लगा दूं, तो वो बन जाता है एक सेट, और सेट के लिए मैं कभी बिलोंग्स टू यूज नहीं करूंगा, सेट के लिए मैं यूज क्या करूंगा, सबसेट। बात समझ में आया, देयर इज अ डिफरेंस। क्लियर ये चीज, इसी को देखते हुए अब ये पूरा क्वेश्चन आप लोग को करना है। चलो नेक्स्ट सवाल, -5 क्या होगा, 2 3 4 5 6 डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर नेक्स्ट बताओ, 2 सबसेट, नेक्स्ट बताओ, इक्वल, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट, ए बी सी, ए बी सी, बेसिकली देखो यहां पे चीज को समझना है, इसके पास ए बी सी है, दूसरा में भी आपको क्या दिया हुआ है, ए को 2 बार लिख दिया, बी को 2 बार लिख दिया, ठीक है ना, लेकिन वो एक ही बार कंसिडर किया जाता है। तो ए बी और सी, ये एक ही बार कंसिडर किया जाएगा, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, इक्वल। नेक्स्ट नंबर 6, ए आई ओ, सॉरी ए आई यू और ए आई क्या होगा, सुपर सेट। दिस इज योर व्हाट, सुपर सेट। सुपर सेट के लिए घुमा दो आप सिंबल को। नेक्स्ट, मुंबई, एक्स says that x is the capital city of countries in एशिया, ये क्या होगा, मुंबई कैपिटल थोड़ी ना है, नहीं है, क्या होगा ये, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, डन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अभी आप लोग ट्राई करो, तो 5 मिनट का समय दे रहा है। बताओ नंबर 3 का 1 बताओ क्या होगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू ए करेक्ट है ना इनकरेक्ट है? हाँ करेक्ट है, मतलब ट्रू लिख देता है इसके लिए। फिर वन और टू सबसेट ऑफ ए करेक्ट है ना इनकरेक्ट है? वन टू फोर सबसेट ऑफ ए, हाँ इनकरेक्ट है, बिकॉज फोर को अगर लिखते तो हम लोग को इस प्रकार लिखना पड़ता, ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। फिर उसके बाद में फोर बिलोंग्स टू ए करेक्ट है ना इनकरेक्ट है? करेक्ट है, ठीक है। अगर एज ए सेट लिखते तो हमको दो बार ब्रैकेट लगाना पड़ता। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, फाइव इज द सबसेट ऑफ ए, ट्रू। फोर इज द सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट। ये एलिमेंट है, अभी ये एज ए एलिमेंट बिहेव कर रहा है, तो ये क्या हो गया? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो नंबर 1 का क्या होगा? एक होगा 5 और एक होगा एक खुद, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 2, ए बी के लिए टोटल कितना होगा? 4 बनेगा ना। एक होगा 5, एक होगा ए, फिर एक होगा बी और एक होगा ए बी। बोलो सही है, कोई दिक्कत इसमें? नंबर 3 के लिए, 5 के लिए क्या होगा? 5 इटसेल्फ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 5 पे दिया हुआ राइट द पावर सेट ऑफ ए, राइट द पावर सेट ऑफ ए, क्या होगा इसका आंसर? ए सेट आपको दे दिया -1, 0 और 2। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले इसका टोटल नंबर ऑफ क्या निकाल लो? सबसेट्स निकाल लो। तो इसका टोटल सबसेट्स कितना बनेगा? 8, बिकॉज आपके पास एलिमेंट कितने हैं? 3 एलिमेंट। तो सबसेट बनाने के लिए क्या करते हैं? 2 टू द पावर 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? एक हो गया 1, फिर एक हो गया 0, फिर एक हो गया 2, फिर उसके बाद -1 0, फिर 0 और 2, फिर -1 और 2, और लास्ट में -1 0 और 2। ये तो मैंने बना लिया क्या? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। एक बाकी आई थिंक 5। ये तो बना लिया मैंने क्या? टोटल नंबर ऑफ सबसेट। लेकिन सवाल क्या पूछा था? सवाल क्या पूछा? पावर सेट बनाना है इसका। तो पावर सेट के लिए क्या करोगे? ब्रैकेट लगा दो, सबको एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो। कोई दिक्कत इसके अंदर, हाँ या ना? क्लियर है सबका? चेक कर लो एक बार। ये था क्वेश्चन नंबर 5। डन। नंबर 6, नंबर 6 पे आपको बोला जा रहा है राइट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, राइट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए वेर ए इज इक्वल टू -3 -1 0 1 4। यहाँ पे आपको प्रॉपर सबसेट बनाना नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि इसका टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होगा कितना। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के लिए अपन कैसे निकालते थे? 2 टू द पावर n-1, सही है। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? एलिमेंट्स कितने हैं अपने पास? 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 5 -1, 2 टू द पावर 5 कितना होता है? 32। तो आंसर कितना हो गया? 31। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चेक कर लो। क्लियर है सबका, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई दिक्कत किसी को? सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9, ये 3 क्वेश्चन फटाफट आप लोग ट्राई करो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, कहां से कहां तक दिया हुआ है? 1 से लेके 40, 1 2 3 अप टू कहां तक दिया हुआ है? 40 तक दिया हुआ है, ठीक है। ए सेट के लिए क्या बोले? एक्स एज जेड एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 42, फैक्टर ऑफ 42। तो क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 3 होगा ना, नहीं होगा? 14 3 42, यस। फिर उसके बाद में 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 होगा,
8 9 10 11 12 13 14 15 होगा, 16 17 18 19 21, फिर सीधा 42। तो कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी 40। ओहो, कैचिंग तो इधर था, ये देखो, खत्म कहानी इधर। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर एचेस? तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया? 7। खत्म। नेक्स्ट, 8 नंबर पे क्या दिया हुआ है? ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम। तो महक, तुम्हारे नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स है? इनफाइनाइट है क्या इसके नंबर से? इनफाइनाइट है। बाप रे, क्या बोलेगा वो है? और ऋषिका, तुम्हारे नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स है? ये तुम्हारा भी इनफाइनाइट है? ओह माय गॉड। गिरीश, 10। पता नहीं और 10 के सिवा और कौन से डिजिट से तुम लोग डील करते हो रे भाई? हाँ? हम लोग तो भाई देखो, 0 से डील करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। इस दुनिया में हम लोग इसी डिजिट से हम लोग डील करते हैं, ठीक है। बट 0 को आगे से हटा के अगर हमको पीछे लगा दे, उतना हमको बैंक बैलेंस चाहिए, बस काफी है। ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ। नंबर सिस्टम में इतने डिजिट्स होते हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट बोल मत देना आप किसी के सामने, खराब लगेगा फिर। एक्स एज दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो अब मल्टीपल ऑफ 3, अब इसमें क्या क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 9 हो सकता है। क्लियर एचेस? तो अब इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? क्या चीज? ओह सॉरी, इसको बेचारा को भूल जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? चलिए, 9 हो जाएगा। हाँ, इससे आसान तो और क्या ही होगा। 9 का एक आध क्वेश्चन दिखा देता है, जिसको नहीं आता है उसके अंदर, बाकी तुम लोग कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, राइट द फॉलोइंग सेट एज इंटरवल्स। आपको इंटरवल्स के बेसिस पे लिखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूं। अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो हो, 2 से लेके 7, ठीक है। सोचो कि x बिलोंग्स टू 2 से लेके 7। इससे अपने को क्या समझ में आता था कि भैया x का जो वैल्यू होगा वो 2 और 7 के बीच में लाई करेगा, लेकिन 2 और 7 खुद इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है चीज? दूसरा सिनेरियो क्या होता था? x बिलोंग्स टू 2 और 7, क्लोज इंटरवल। अब इसमें क्या होगा कि x का जो वैल्यू होगा वो 2 और 7 के बीच में लाई करेगा, लेकिन 2 और 7 खुद भी इंक्लूडेड है। क्लियर? अगर ऐसा सिनेरियो हो गया, x बिलोंग्स टू -2 से लेके 7, इसको कैसे समझेंगे? -2 से लेके 7 के बीच का सारा वैल्यूज होगा, लेकिन -2 खुद इंक्लूडेड नहीं है, बट 7 इंक्लूडेड है। ये वाले ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। और ये ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? अब बस 9 का क्वेश्चन इसी प्रकार आपको करना है। पहला सवाल दिया हुआ है कितना? -3 से लेके -5। देखते हैं। -3 से लेके -5, तो इसको कैसे लिखोगे? -3 से लेके 5 और क्लोज इंटरवल। सही है, चेक करो। दूसरा दिया हुआ है -5 से लेके -1, कैसे लिखोगे? -5 से लेके -1 और ओपन इंटरवल। कहीं पे भी लेस देन इक्वल टू का कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तीसरा पे क्या दिया हुआ है? 2 से लेके 7, लेकिन 2 और 7 इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से कर लोगे सब कुछ। अच्छा, एक मेरे को खाली बता दो, नंबर 5 और नंबर 7 कैसे लिखोगे? नंबर 5 और नंबर 7। x says that x belongs to r, x less than equal to 5। माइनस इंफिनिटी से लेके 5 तक, वेर 5 इज इंक्लूडेड। फिर उसके बाद में नंबर 7 कैसे लिखोगे? -2 से लेके इंफिनिटी तक, लेकिन -2 आपका क्या होगा? इंक्लूडेड। कोई दिक्कत बोलो?
क्लियर है क्वेश्चन नंबर 9? हाँ या ना? सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अभी फटाफट निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 11 में कोई इशू नहीं है अब? किया सब लोग? हाँ या ना? 11 नहीं किया? बट क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 10 तो एक जैसा क्वेश्चन है, खाली सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक? 50 तक, ठीक है। ए सेट आपको दिया हुआ है x such that x is a factor of 72, सॉरी, x such that x equal to 6n where n belongs to whole number। ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है जीरो, होल नंबर दिया हुआ है, n बिलोंग्स टू क्या है? होल नंबर। 6 इंटू जीरो करोगे तो जीरो ही आएगा, 6 इंटू वन करोगे तो 6 आएगा, 6 इंटू टू 12, फिर उसके बाद में 18 24 30 36, फिर और 42 48। इससे ज्यादा नहीं लिख सकते बिकॉज एंड पॉइंट क्या है? 50 तक। खत्म। फिर बी सेट पे आ जाओ। बी सेट पे क्या बोला है? x such that x equal to 7n where n belongs to whole number। इसके लिए क्या होगा? 0 7 14 21 28 35 42 49। इससे ज्यादा होगा नहीं बिकॉज एंड पॉइंट क्या है? 50। नेक्स्ट नंबर सी। सी पे क्या दिया हुआ है? x such that x is a factor of 72। क्या क्या हो सकता है? x such that x is a factor of 72। 1 2 3 4 6 8 9 12, और कुछ नहीं है? 18, फिर 24 36 72। ओ 72 नहीं होगा, वेरी गुड, डन। अब आपको क्या क्या पूछा है? राइट द सेट्स ए बी सी इन रोस्टर फॉर्म। तो ए बी सी अपन रोस्टर फॉर्म में लिख चुके हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, ये तो आसान है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना होगा? कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डन। फिर अगला क्वेश्चन में 8, फिर नेक्स्ट, खत्म। ये था क्वेश्चन नंबर 11। कोई दिक्कत? नेक्स्ट नंबर 12। नंबर 12 पे बोल रहा है इफ द सेट ए हैज 5 एलिमेंट्स हाउ मेनी सबसेट्स विल ए हैव। अगर ए के पास 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? याद रखना नंबर ऑफ सबसेट पूछा है, तो इट विल बी 2 टू द पावर 5। कितना हो जाएगा? 32। जितना एलिमेंट्स है उसको पावर में बिठा दो। और दूसरा क्या पूछा है? इफ ए हैज 6 एलिमेंट्स हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट पूछ रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर सबसेट। 2 टू द पावर 6 -1, -1 करना मत भूलना। कितना होगा? 2 टू द पावर 6 हो तो 64। बोलो कोई दिक्कत किसी को? ये है क्वेश्चन नंबर 12। कहीं पे भी किसी भी प्रकार का इशू किसी भी प्राणी को नहीं है? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। टू फाइनाइट सेट have m and k elements if the number of subset of the first set is 112 more than the number of subset of the second set, find the value of m and k। तो यहाँ पे समझ चीज को समझो। तुम्हारे पास दो फाइनाइट सेट है, ठीक है ना? तुम्हारे पास क्या है? दो फाइनाइट सेट है, ठीक है, जिसके पास एलिमेंट्स कितने हैं? m और k एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? m और k। मान लो ए सेट है जिसके पास कुछ m एलिमेंट्स है, ठीक,
और एक बी सेट है जिसके पास कुछ के एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर मैं ए सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनाने जाऊं, ठीक है ना, ए सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनाने जाऊं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितना होगा, 2 to the power m, आया ना। देखो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको पावर में बिठाना है मेरे को। सिमिलरली नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी अगर मैं बनाने जाऊं तो मेरे पास कितना होगा, 2 to the power k। बोलो ये समझ में आ रहा सबको, आया ना, ये क्लियर है। अब सवाल क्या पूछ रहा है आपको, सवाल ये पूछ रहा है इफ द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, तो इस जगह पे इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगा, 2 to the power m इज इक्वल टू 2 to the power k प्लस 112। चेक कर लो एक बार, आया ना। क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन में सेंटेंस दिया हुआ था उसके हिसाब से ये सही लिखा है मैंने इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है पहले वो समझो। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का डिमांड है कि भैया आप मेरे को निकाल के दो m और k का वैल्यू। m का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, k का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो m कितना है और k कितना है ये आप मेरे को फाइंड आउट करके दो। ठीक है, तो उसके लिए अपने को कुछ इस प्रकार इसको लिखना पड़ेगा, 2 to the power m माइनस 2 to the power k इज इक्वल टू 112। बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है किसी को, चेक कर लो एक बार, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी नॉर्मली क्या होता है, दो अलग अलग टाइप का वेरिएबल्स निकालना होता है, तो कहीं ना कहीं दो इक्वेशंस दिया हुआ रहता ही है, तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। बट ये जो सिनेरियो है यहाँ पे कोई दूसरा इक्वेशन नहीं है, आपको निकालना दो वेरिएबल्स है लेकिन कोई भी दो इक्वेशन आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे एक मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन मेथड, उसका अपने को यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे ये देखो, 2 to the power m आपके पास है, 2 to the power k आपके पास है, किसी एक को आपको कॉमन लेना पड़ेगा। आप चाहो तो ए को m को कॉमन ले सकते हो, चाहो तो आप k को कॉमन ले सकते हो, किसी एक को कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लो अपन कॉमन लेते हैं, यहाँ पे माइनस पे ये है तो 2 to the power k को कॉमन लिया। तो अगर मैंने 2 to the power k को कॉमन ले लिया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 to the power m डिवाइडेड बाई 2 to the power k माइनस 1। बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसे लिखने में, चेक कर लो एक बार, हाँ या ना। ऐसे लिखने में किसी को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है? जब अपन किसी चीज को कॉमन लेते हैं, चीज को समझना आप लोग, ठीक है ना, 2 to the power m माइनस 2 to the power k के केस के अंदर जब मैंने 2 to the power k को कॉमन लिया, ठीक है, तो ये जो 2 to the power m था इसके पास 2 to the power k तो था ही नहीं, इसके पास k तो था ही नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं तो मैंने उसी पोर्शन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर, और यहाँ पे 2 to the power k था तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1। कभी कभी आपको अगर नहीं भी समझ में आए, ऐसा आपने लिख दिया लेकिन बाई चांस ऐसा हो कि आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि आपने सही किया ना गलत किया, तो उस जगह पे क्या करो, अगर इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम ही चीज आना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, पहला केस में 2 to the power k समाप्त हो जाएगा, फिर 2 to the power k 1 से मल्टीप्लाई होगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये फिर से बन रहा है, कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 to the power k ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम है? चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत ऐसे लिखने में? सही है। अब एक बार आप क्या करो, 112 आपके पास नंबर है ना, 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो एक बार। ठीक है, 112 का आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या हो जाएगा, 112 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 56। फिर उसके बाद में 28, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद, सही है। चेक कर लो एक बार, क्या जो मैंने लिखा वो सही है? अब एक चीज दिमाग में रखना, हमेशा जब भी आप लोग कंपैरिजन मेथड कर रहे हो, हमेशा एक चीज दिमाग में रखना कि बेस क्या दिया हुआ है। ब्रैकेट के अंदर भी बेस आपका 2 है
ब्रैकेट के बाहर भी बेस आपका क्या है, 2 है। तो आपको जो भी सिचुएशन क्रिएट करना है वो बेस 2 को दिमाग में रखते हुए क्रिएट करना, ठीक है। अब एक बार बताओ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, टोटल कितना 2 हुआ, 2 to the power 4, हुआ है नहीं हुआ। इस 7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 to the power 3 - 1, बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? बिकॉज 2 to the power 3 कितना होता है, 8, 8 - 7 कितना होगा, 8 - 1 कितना होगा, 7। तो क्या ये 112 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 to the power 4 और 2 to the power 3 - 1, बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे आपको करना है कंपैरिजन मेथड, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो, इधर आपके पास 2 to the power k है, इधर आपके पास 2 to the power 4 है, मतलब इन दोनों को आप आराम से कंपेयर कर सकते हो। इधर आपके पास 2 to the power something -1 है, और इधर आपके पास क्या है, 2 to the power 3 - 1 है। मतलब ब्रैकेट वालों को एक साथ कंपेयर कर सकते हो, ब्रैकेट के बाहर जो उसको एक साथ आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 to the power k इक्वल टू 2 to the power 4, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, 2 to the power m - k - 1 इक्वल टू, सीधा मैं लिख देता हूँ 7, चलेगा। एट द एंड क्या है, 2 to the power 3 - 1 क्या होता है, 7 ही होता है। तो इन दोनों को देखते हुए क्या आप बोल सकते हो, ये दोनों बेस जो आपका क्या है, सेम है, तो k का वैल्यू क्या हो गया, 4। अब k का वैल्यू 4 है, वो इधर पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका, 8m - 4, 8 के जगह आप लिखोगे 2 to the power 3। अगेन कंपेयर कर लो, m - 4 इक्वल टू क्या हो गया, 3, m का वैल्यू कितना हो गया, 7। जिसका इंडाइसेस प्रॉपरली किया हुआ उसको ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग देख लो कि इंडाइसेस का कहाँ का यूज होता है। मैंने डे 1 बताया था कि इंडाइसेस ऐसा पोर्शन है जो ऑलमोस्ट पूरा मैथ्स के अंदर आपका बार बार यूज होगा। और आप चेक कर सकते हो यहाँ पे एट दी एंड लास्ट में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया वो किसका था, इंडाइसेस का ही था। बोलो कोई कहीं पे भी किसी को भी कोई दिक्कत है, चेक कर लो एक बार। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 हुआ यहाँ पे समाप्त। अगला क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। नविता कोई दिक्कत कहीं पे भी? नहीं सर। चलो।